हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दो यार। चलिए, तो आज अपन देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें 30 क्वेश्चन आज अपन कवर करने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक दो प्रश्न देखेंगे शुरू के तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। मजे की बात यह है कि एमसीक्यू तो अपन करेंगे ही, ऑब्जेक्टिव तो अपन करेंगे ही, लेकिन साथ में उनका डिटेलिंग भी मैं करवाते हुए चलूंगी। तो इसीलिए लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहे। हर प्रकार के एग्जाम के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का क्लास पार्ट 1 है बच्चे। कोशिश करेंगे पार्ट वाइज ही चीजें आपको क्लियर करवाई जाए। पार्ट 1 है जिसमें 30 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं और सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। आज का आपका पहला क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, ठीक है। तो एमसीक्यू करने के लिए आर यू रेडी? यस, वी आर रेडी। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर से चालू। ये रहा आपका क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे कि क्या लग रहा है आपको, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन देख करके आंसर करना है। किसको किसको लग रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था? ये तो किसी को नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से। तो संविधान सभा के, अच्छा मैं समझा देती हूँ आपको। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी खासियत भी जान लो। उसकी खासियत यह है कि उसमें पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर को फिर से दूसरा बैठक हुआ जिसमें फिर स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बच्चे? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? मैंने अभी बताया संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था उसकी खासियत ही ये है कि उस बैठक में सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। उसके बाद फिर से जो बैठक हुआ था उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब देखो ये प्रश्न यहीं पर ही बन गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बी आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। वहीं अगर मैं भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप सबको पता होना चाहिए। और जो डॉक्टर BN राव है ये हमारे प्रमुख सलाहकार थे, ठीक है। ये चारों प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो मैंने बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। BN राव के बारे में अपन जान चुके हैं कि ये प्रमुख हमारे क्या थे, सलाहकार थे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर याद रखना है आपको, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आज अंबेडकर जी का जयंती भी है भाई, है ना। तो अच्छा है, आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन पर एमसीक्यू ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा ही होगा सब कुछ, ठीक है। चले, भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से एक चीज जरूर अपने को सीखने को मिल जाता है कि बचपन से उन्होंने क्या देखा था अपने जीवन में, सिर्फ तिरस्कार तिरस्कार और तिरस्कार ही दिखा था। जाति के नाम पर स्कूल में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, फ्रेंड्स उसके साथ खेलते नहीं थे, बॉल को टच कर दिया जाता था तो उसके फ्रेंड्स बोलते थे आज के बाद हमारे बॉल को छूना मत। मतलब ओवरऑल उन्होंने बचपन से ही तिरस्कार देखा था। तभी उन्होंने ये बात को ठान लिया था कि मैं इस संसार में अपना नाम रोशन करके दिखाऊंगा। ये लोग जो मुझे तिरस्कृत भावना से देखते हैं वही लोग मेरा नाम लेंगे। और सच में उन्होंने जो ठाना था वो उन्होंने करके भी दिखाया। तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चे की प्रतिज्ञा तो हर कोई करता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ योजना हम रोज ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने टाइम टेबल को लेकर के बनाते हैं कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रतिज्ञा कोई भी कर सकता है, लेकिन आप संकल्प ऐसा लीजिए जिसको एक बार ठान लिया उसको हम कर करके दिखाएंगे। और वही संकल्प हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था बचपन में ही कि मैं करके दिखाऊंगा, और बन गई है हमारे संविधान के निर्माता। तो ये जुनून जज्बा अगर आपके अंदर है तो कोई भी एग्जाम को आप फट से क्लियर कर सकते हो। पर जुनून ये होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने का। माइंड में ये सेट रखो कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो पूरे तैयारी के साथ जाऊंगा और जरूर से मैं एग्जाम क्लियर करके आऊंगा। अगर आपके माइंड में 1 मिनट के लिए भी ये चीज आ जाता है ना कि मैं एग्जाम देने तो जा रहा हूं, देखेंगे बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुक्का मार करके आ जाएंगे, हाँ तो बस वहीं पर से आप अवनीति के गर्त में गिरने लगे, फिर वहां पर आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं जा रहा हूं मतलब मैं क्लियर करके ही आऊंगा। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे।
आ गया क्या समझ में? तो हम सभी को एक जरूरत होता है जज्बा का, एक जुनून का और एक दृढ़ संकल्प का कि जो हम चाह रहे हैं वो हम करके रहेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर आप सब भी ये संकल्प लें कि हम अपने लक्ष्य को पा करके रहेंगे और जरूर से सक्सेस होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अभी मैंने अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बताया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वहीं अगर हम स्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो मैंने अभी तो बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे यहाँ के स्थायी अध्यक्ष थे। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना है। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी थे आपके कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? अब देखो ये प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि संविधान में अंतिम रूप से कब संविधान को पारित किया गया था? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन जिसमें हो सकता है वो मैं बता रही हूँ। एक तो 26 जनवरी 1950 को लेकर के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक 26 नवंबर 1949 को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है। ये दोनों का तो कोई चांस ही नहीं है। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के एग्जाम का बढ़िया से तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, आप ही का अपना चैनल है, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आप लोग, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 हो गया और 26 नवंबर 1949 हो गया। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? संविधान सभा को कब पारित किया गया? तो बच्चे यहां पर से दो टाइप का प्रश्न बनता है। अगर प्रश्न में पूछे कि पारित कब किया गया था और अगर प्रश्न में पूछे कि लागू कब किया गया था, बस ये दो ही चीज है जहां पर आपको ध्यान देना है। अगर पारित कब किया गया था ये पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे डी, 26 नवंबर 1949 को जो आपका संविधान है उसको अंतिम रूप से पारित किया गया था। लेकिन अगर उसी में पूछे लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 आ जाएगा, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न क्लियर है क्या? 1949 तक देखो बन करके ये रेडी हो गया था, दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है कि इस दिन ये पारित हो चुका था, पर लागू नहीं हुआ था ना। लागू कब हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। चीजें यहां तक हमारी क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? देखो वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। अगर पूछे पारित कब हुआ था तो 1949 आपको लेना है, अगर पूछे लागू कब हुआ था तब आप लेंगे कब? 26 जनवरी 1950 को। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गया, 8 आ गया। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रश्न एकदम ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है, इसलिए यहां पर आपको बताया जा रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? अब यहां पर से दो प्रकार से प्रश्न बनता है। अगर हम पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, और एक प्रश्न बन जाता है कि संविधान की आत्मा किसको माना जाता है। दोनों ही टाइप में आंसर क्या होने वाला है? तो देखो ऑप्शन में है मूल अधिकार, जो तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको माना था। इसको किसने माना था? तो इसको भीमराव अंबेडकर जी ने माना था। भाई भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं? तो अंबेडकर जी का कहना है कि जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यही आपका संविधान की आत्मा है, जबकि मैक्सिमम संविधान में ही बोलना चाहिए, है ना, प्रस्तावना को इसका आत्मा माना गया। तो हमारे प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। यहां पर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि अंबेडकर जी के अनुसार। तो अगर ऐसा प्रश्न हो जिसमें अंबेडकर जी उसमें इंक्लूड ना हो प्रश्न में, तो आपको आंसर इसी को लेना है, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। चीजें क्लियर है? लेकिन अगर इसी प्रश्न में जुड़ जाता अंबेडकर जी के अनुसार किसको कहा गया है, तब हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सही आंसर हो जाता, आर्टिकल 32। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब पारित किया था? प्रश्न आपके सामने है, जिसको जिसको पता है ऑप्शन करते जाओ टिक और सही सही आंसर बताते जाइए। नहीं, मैं कमेंट को भी देख रही हूँ बच्चे, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी मैं देखते जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, और आप सभी लोग होशियार हो यार, सब सही सही आंसर कर रहे हो, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। ठीक है, देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? बच्चे अगर प्रश्न में पूछे राष्ट्रगान, ठीक है, एक पूछ देता है आपका राष्ट्रीय गीत, ठीक, एक पूछ देता है राष्ट्रीय गान, एक पूछ देता है राष्ट्रीय गीत, सॉरी ये गीत है ना, और एक पूछ देता है राष्ट्रीय ध्वज। ये तीन टाइप से प्रश्न बनते हैं और तीनों के तीनों आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ध्यान रखना, जब भी आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पूछे तो ये दोनों आपके 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, या फिर ये स्वीकार किया गया था बोलना चाहिए। लेकिन अगर यही पूछ दे राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, तब इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को स्वीकार किया गया था। चीजें क्या क्लियर है हमारे पास? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 का दिन आपको याद रखना है। इसी दिन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज
इसको कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1950 को, संविधान लागू होने के बाद में स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1950। चीजें यहां पर हमारी क्लियर है, याद हो गया। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत कब? तो 24 जनवरी क्या 1950 को किया गया था। उसके 2 दिन बाद हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद फिर जुलाई में ही 22 जुलाई को क्या हो गया? राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न जैसे पूछ सकता है उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूं, बहुत आराम से चीजों को पढ़ना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन है भैया? अनिल भारद्वाज मैडम, मेरा भी नाम ले लीजिए ना। नाम लेने की क्या जरूरत है, तुम सब मेरे दिल में बसते हो, ठीक है। नाम हो गया, परेशान मत हो, ठीक है। देखते हैं इधर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ये बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न। बोल रहा है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। हमको जो मौलिक अधिकार मिला था ना बच्चे, पहले ये 7 हुआ करता था, लेकिन अभी कितनी है? तो 6 है। तो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, बोल दिया ना। है बोल दिया मतलब ये प्रेजेंट की बात कर दिया, प्रेजेंट की बात कर दिया मतलब वर्तमान की बात कर दिया। तो वर्तमान में हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार है। 21 मौलिक अधिकार है जो कि अब हमारे पास अस्तित्व में नहीं रहा है। कौन सा मौलिक अधिकार था? अब पहले 7 था, अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यह चीज भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अच्छा, ये देखो भाई, ये बहुत सारा बड़ा वाला थंबनेल आप लोगों के लिए। तो जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या जो आते हैं मेरे चैनल पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए तो याद से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि यह आप ही का चैनल है ना, और साथ में मिलकर के अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती, और मेरा तो हमेशा से ही आप लोगों के लिए क्या रहेगा? सहयोग बना रहेगा। आगे बात करते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मूल कितना था? मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितना था? तब 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है पूछेगा तो वर्तमान में 6 है। क्यों? अभी बताया मैंने, संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, कानूनी अधिकार बना दिया गया है में भी, है ना। अब आगे बात करते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ये वाला प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो नहीं बोलूंगी, वे बच्चे जो ईमानदारी से तैयारी नहीं करते वो खास करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी, दोनों ही, मतलब आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो हमको प्रकृति ने दिया है, हमको जन्म से मिला है, तो उस अधिकार को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ना तो सरकार हमसे छीन सकती है, ना कानून छीन सकता है, ना कोई भी छीन सकता है। अगर ऐसा कभी भी आपको फील हो कि कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो तत्काल प्रभाव से आप अपने पास के जो भी न्यायालय है, चाहे उच्च न्यायालय है पास में या सर्वोच्च न्यायालय है पास में, कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आपका सुना जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो फंडा है ना, ये सबसे बड़ा फंडा है, ये सुनना पड़ेगा उसको, ठीक है। आगे समझ में? तो ये प्रश्न याद रहेगा आपसे। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया? प्रश्न देख करके आपको प्रश्न का लेवल समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने वही इंक्लूड किए हैं जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। तो इसी वजह से आपको चीजों को याद रखना है। क्या बोल रहा है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है? तो आपको याद रखना है बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा 21A। देखो, ये जो शिक्षा का अधिकार है ना, पहले इसको नीति निर्देशक में शामिल किया गया था। नीति निर्देशक किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक मतलब ये राज्य को प्राप्त अधिकार है। राज्य की इच्छा, जिस चीज को भी अपने राज्य में क्या करने की, इंप्लीमेंट करने की इच्छा होगी उसको करेगा, लागू करने की इच्छा होगा उसको करेगा, और जो राज्य नहीं देना चाहेगा उसको नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, जैसे कि गांव में देखोगे वृद्धों को वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, विकलांग पेंशन मिलता है। तो यह कोई आपके लिए एकदम जरूरी नहीं है कि आपको दिया जाए, ये आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका राज्य सरकार चाहता है ये चीज को देना। जिस राज्य में है उस राज्य की जो सरकार है, उस राज्य का जो मुख्यमंत्री, वो चाहता है अपने राज्य में इन सभी चीजों को देना, इसी वजह से आपको मिल रही है। लेकिन मान लीजिए इन केस आपका जो वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है ये देना बंद हो गया, तब भी आप उस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। वैसे ही सेम ये जो शिक्षा का अधिकार है ना, पहले ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया था, इसलिए ये परमानेंट नहीं था, जिसकी मर्जी वो दे, जिसकी मर्जी वो ना दे। लेकिन अब क्या किया गया, ये शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, और मौलिक अधिकार बनाने के लिए इसको 21A में एड किया गया। मौलिक अधिकार बन गए, इसका मतलब यह है कि ये जरूरी है,
हर राज्य को इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मौलिक अधिकार, जिसको 21A में क्या किया गया, ऐड किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क में शिक्षा यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर दिया, राज्य की बात कर दिया मतलब राज्य की जो कर्तव्य है उसकी बात कर रहा है। तो राज्य का जो कर्तव्य है वो किसमें दिया गया है, संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? तो याद रखना है राज्य के अधिकार की बात, ठीक है, या राज्य के कर्तव्य की जो बात है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, जो कि कहां से लिया गया था, ये वाला जो फंडा है ना वो अपन ने आयरलैंड से लिया था। ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। आयरलैंड से अपन ने इसको लिया है, और साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के जो कर्तव्य है वो भी बताया गया और राज्य का जो अधिकार है वो भी बताया गया। चीजें यहां पर से क्लियर रखनी है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया था। नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि नीति निर्देशक तत्व आपके कहां से चालू होता है, फंडामेंटल राइट्स कहां से चालू होता है, मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल्स है वो कहां पर से चालू होता है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 40 का, तो ये जो आर्टिकल 40 है वो भी आपके भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 के अंतर्गत आता है मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अब एक चीज समझना, नीति निर्देशक तत्व के बारे में अभी मैंने आपको ये बताया है कि उसके अंतर्गत जो भी चीजें रहेंगी वो परमानेंट नहीं है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो लागू करें, ना चाहे तो ना लागू करें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आर्टिकल 40 है ये राज्य को क्या निर्देश देता है। तो जो आर्टिकल 40 है यहाँ पर ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या किया गया, पहले ही आर्टिकल 40 के अंतर्गत रखा गया था। आर्टिकल 40 के अंतर्गत रखा गया था ना बच्चे, तो उससे होता यह था कि जिस राज्य की मर्जी होती थी वो अपने राज्य में ग्राम पंचायत को लागू करता था, जिसकी मर्जी नहीं होती थी वो नहीं लागू करता था। लेकिन गांधी जी का ये एक सपना था, ठीक है, सपना था कि हर राज्य में ग्राम पंचायत होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या किया गया, आर्टिकल 40 को नीति निर्देशक तत्व से निकाल दिया गया और उसको फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया। मौलिक अधिकार बना दिया गया कि अब फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया, लेकिन नीति निर्देशक तत्व से निकाल दिया गया। नीति निर्देशक तत्व से फिर आर्टिकल 243 में उसको भेज दिया गया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि अगर कोई भी चीज नीति निर्देशक तत्व से बाहर है मतलब वो करना पड़ेगा आपको, ये जरूरी हो जाता है। तो अब ग्राम पंचायत के बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 40 में भी किया गया और 243 में भी किया गया है। इससे हुआ ये कि अब ग्राम पंचायत हर एक जगह को लागू करना जरूरी है। पहले नहीं था पर अब जरूरी हो गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? बढ़िया प्रश्न है। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो आपके रूस से लिया गया है। हाँ जी, नीति निर्देशक में बच्चे अगर मान लो कोई भी चीज को रखा गया है ना, तो वो राज्य की मर्जी है। बोली तो मैं, वो राज्य की मर्जी है। अगर राज्य की मर्जी होगी तब वो लागू करेगा, नहीं होगी तो वो नहीं लागू करेगा। इसी कारण से गांधी जी चाहते हैं कि हर राज्य में ना ग्राम पंचायत हो। इस वजह से उसको नीति निर्देशक से निकाल दिया गया और बाहर आर्टिकल 243 में डाल दिया गया, जिससे कि हर राज्य की अब ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने राज्य में क्या करे, ग्राम पंचायत को लागू करे। ठीक है जी। ओके 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 ओके, चलिए ठीक, बढ़िया। अब देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप ध्यान रखेंगे, संविधान में मूल कर्तव्य की बात हो गई। तो अब एक ट्रिक से याद रखना, बाल में रूसी हो जाता है ना, रूसी, डैंड्रफ हो जाता है ना, डैंड्रफ को हम क्या कहते हैं? डैंड्रफ को हम कहते हैं रूसी। और अगर आपके बाल में रूसी हो गया तो उस रूसी को हटाना सबसे पहले आपका कर्तव्य है। ठीक है, सबसे पहला कर्तव्य है आपके बाल में अगर रूसी हो गया तो उसको हटाना। ठीक है, तो यहीं से याद रखेंगे क्या है आपका सबसे बड़ा कर्तव्य। अगर आपके बाल में रूसी हो गई तो उसको हटाना, तो रूसी से याद रखेंगे रूस। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य की कुल कितनी संख्या है? वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो बच्चे इसकी संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। आगे बात करते हैं।
संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? अब ये बढ़िया प्रश्न है। जो मूल कर्तव्य संविधान में ऐड किया गया था ना, ये किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो इसके लिए एक समिति की सिफारिश आई थी, जो है आपका सी, स्वर्ण सिंह समिति। सी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। इसने ही सिफारिश किया था और इन्हीं की सिफारिश पर क्या किया गया था? इसको अस्तित्व में लाया गया था कि हाँ भाई, मौलिक कर्तव्य का भी स्थान देना जरूरी है आपके संविधान की बुक में। क्लियर है? तो मौलिक कर्तव्य क्या बोल रहा है? मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। इसको आपको याद रखना है। ये स्वर्ण सिंह समिति के बारे में हम पंचायती राज में भी पढ़ेंगे, है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बढ़िया प्रश्न है, मस्त प्रश्न है। इसका आंसर मैं सभी बच्चों से चाहूंगी, तो सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। बोल रहा है भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? संसद में निहित है, प्रधानमंत्री में है, राष्ट्रपति में है, या फिर मंत्रिमंडल में? जल्दी से आंसर करके आप मुझे बताएंगे कि आखिर संघ की जो शक्ति है वो किस पे निहित होती है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई भी बिल आपको पास करना है तो पहले लोकसभा से होगा, फिर राज्यसभा से होगा, उसके बाद फाइनल वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं कर देगा ना, तब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता है। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि संघ की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो आपके राष्ट्रपति के पास है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न में पूछता कि मंत्रिमंडल की शक्ति किसके पास है या मंत्रिमंडल को कौन कंट्रोल करता है, तब हमारा सीधा आंसर हो जाता प्रधानमंत्री। चीजें क्लियर? तो आपको याद रखना है। तो भारतीय संघ की शक्ति किसके पास है? तो यह है आपके राष्ट्रपति के पास। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, भारतीय संघ की शक्ति किसमें नहीं? तो फिर से रिपीट हो गया, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। क्या शामिल है? देखो प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है। ए है आपका संसद के दोनों सदस्यों तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न बहुत आराम से पढ़ो। क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, कहने का मतलब है राष्ट्रपति का जब हम चुनाव करते हैं ना, तो उनके चुनाव में कौन कौन वोट देता है, सीधा सीधा ये पूछना चाह रही है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ऑप्शन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्यों ये आगे पता चलेगा, ठीक है? दूसरा देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। चलिए तीसरा देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये आपका सही हो जाएगा। क्यों होगा आगे बताऊंगी। चौथा भी पढ़ो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना बच्चे, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। विधान परिषद को इसमें जगह नहीं दी गई है। सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी ये दो जगह है जहां के विधान परिषदों को इसमें वोट देने का अधिकार है राष्ट्रपति के चुनाव में। बाकी सभी जगह को नहीं शामिल किया गया। सभी जगह को इसीलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि हर जगह पर विधान परिषद नहीं है, ठीक है? तो याद रहेगा क्या, यहां पर बाकी जगह गलत इसलिए है क्योंकि निर्वाचित इंक्लूड नहीं था, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। देखो दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित होता है, एक आपका मनोनीत होता है। मनोनीत मतलब जिसको डायरेक्ट अप्लाई करके रिप्लेसमेंट कर देते हैं कि आप यहां पर आ सकते हैं, ऐसा वाला। निर्वाचित मतलब वो निर्वाचित होकर के आएगा। तो लोकसभा का भी निर्वाचित होना चाहिए, राज्यसभा का भी निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है? और साथ में विधानसभा का भी निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। यहां से एक और प्रश्न बन जाता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वही लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वहीं लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है भाई, 5 साल इसकी अवधि होती है और 5 साल ही ये अपना सेवा देते हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये तो मैंने आपको भी बता दिया कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन तीनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यहीं पर एक प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अब चुनाव तो आप करना चाह रहे हैं, पर ये चुनाव होगा कैसे? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान, या फिर ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि इनका चुनाव सभी तरीके से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष, तीनों ही विधि से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वही प्रश्न है, ये सभी आ जाएगा।
फिर है आपका निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, मतलब जब ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे तब इनके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे बी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी वो राष्ट्रपति थे जिनके विरोध में कोई भी राष्ट्रपति नहीं खड़ा हुआ था, अकेले बिना चुनाव लड़े ये जीत गए थे और राष्ट्रपति बन गए थे। याद रहेगा। तो निर्विरोध रहने वाले इतिहास में, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था ऐसा, ठीक है, जो निर्विरोध मतलब कोई उसके ऑपोजिशन में है ही नहीं और वो जीत गया। तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप लगाया जा रहा है ना, वो संसद के कौन से सदन द्वारा लगाया जाता है? अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ महाभियोग क्या होता है? महाभियोग वो प्रक्रिया होती है बच्चे जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से आप हटा सकते हो। 5 साल में तो अपने आप निकलेगा ये, ठीक है, नो डाउट 5 साल में ये अपने आप निकलेगा, इसको निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 साल से पहले भी उसके कैरेक्टर पर किसी भी प्रकार की उंगली उठ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा सदन के द्वारा हटाया जाता है। अच्छा, आपको पता है महाभियोग के बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो चर्चा है वो कौन से आर्टिकल में? चलो एक क्लू दे दी, 6 है सामने में, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिजिट लगेगा ये आपको कमेंट करके बताना है, मतलब पूरा कमेंट करना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, तो कौन से सदन द्वारा? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसको डाउट है राष्ट्रपति के कैरेक्टर पर या राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाना चाहता है तो लोकसभा भी लगा सकता है, राज्यसभा भी लगा सकता है। अंतर बस ये है कि दोनों के बीच में 14 दिन का गैपिंग होना चाहिए। 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को क्या करना है? 14 दिन पहले ही आपको सूचना देना पड़ता है कि भाई हम आप पर क्या कर रहे हैं? महाभियोग लगा रहे हैं, ठीक है। यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो कितने दिन पहले? 14 दिन पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना, हमारे यहाँ 3 टाइप के सेना होते हैं, एक होता है थल सेना, एक होता है जल सेना और एक होता है आपका वायुसेना, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 सेना हमारे पास होती है ना। तो इन तीनों ही सेनाओं का क्या बोला जा रहा है? सेनापति कौन होता है? तो याद रखेंगे बच्चे, इन तीनों ही सेनाओं का जो सेनापति है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। सही से बताना कितने लोग सही आंसर लगा रहे हो, ठीक है। अपने आप को जज करो कि कितना आता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कितना नहीं आता और कितना जानना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका बोल दिया, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है, प्रधानमंत्री में होती है, मंत्रिमंडल में होती है, या इन सभी में होती है? इसको भी मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है कि प्रधानमंत्री के पास होता है? चलिए आप इसको आंसर करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दी मैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? ये प्रश्न देखो ध्यान से। अभी तो मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, अब आप बताइए मेरे को उपराष्ट्रपति के बारे में जो पूछा जा रहा है। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या पूछा जा रहा है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है ये कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति के बारे में हमने जान लिया ना, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब कौन कौन भाग लेते हैं? तो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या लग रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ये, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। सिर्फ निर्वाचित जरूरी ही नहीं है, यहाँ पर निर्वाचित नहीं है जरूरी, निर्वाचित भी भाग लेगा, मनोनीत भी भाग लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत को भाग इसलिए नहीं लिया जाता है बच्चे क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही उन सदस्यों को मनोनीत किया गया है। अब एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जिस बंदे को आपने खुद चुना है वो आपके अगेंस्ट थोड़ी बात करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि मैं किसी क्लास में पढ़ा रही हूँ, अब मैंने किसी को मॉनिटर चूज कर दिया, अब पूरा क्लास भी मान लो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन वो कैप्टन मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कैप्टन बनाया है। आया बात समझ में? वही बात है, इसी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को भाग नहीं लेने दिया जाता है, पर उस मनोनीत सदस्य का उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जितने भी सदस्य, मनोनीत भी और निर्वाचित भी, ये दोनों के दोनों इसमें भाग लेते हैं, ठीक। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, बस होने वाला है। 30 प्रश्नों का कलेक्शन है हमारा, है ना, ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल? अभी तो बताइए इस प्रश्न को मैं। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। फिर है आपका
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये बेहतरीन प्रश्न, अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वहीं लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद रखना है आपको प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन मतलब अपर हाउस। अपर हाउस मतलब या तो ऊपरी सदन बोल दो या फिर उच्च सदन बोल दो। तो ध्यान रखना, हमारा जो लोकसभा है ये हमेशा से लोअर हाउस कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है, निचला सदन कहलाता है, नागरिकों का सदन कहलाता है। ठीक है। और वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात कर दूं तो राज्यसभा हमेशा आपका अपर हाउस कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है, शिक्षकों का सदन कहलाता है। तो यह प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपर हाउस राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, शिक्षितों का सदन राज्यसभा। चीजें क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए? तो राष्ट्रपति करते हैं या उपराष्ट्रपति करते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष करता है या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? कौन करते हैं? तो याद रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति ही करते हैं। महाभियोग के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना? इसका कमेंट करना है आपको आंसर कि कौन से आर्टिकल में महाभियोग की चर्चा की गई है। देखो, महाभियोग वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा आपके राष्ट्रपति को उसके पद से निकालने का क्या चलता है? प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसके द्वारा ही राष्ट्रपति को बाहर निकाला जाता है और यही महाभियोग लगा करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसके पद से हटाया जाता है और बाकी न्यायाधीश को भी। तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ये याद हो गया। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई? आपके राष्ट्रपति करेंगे। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन का कलेक्शन हमारा हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको बेहतरीन और बहुत मजा आया होगा इसको पढ़ करके। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल भी आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी इस प्रकार से MCQ आपके सामने लाऊंगी जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाए और इसी के साथ क्लास ऑफ किया जाता है इस वार्निंग के साथ कि जो भी मेरे चैनल पर आएंगे लाइक जरूर से करके जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा और जो जो प्रश्न मैंने पूछा है उसको आंसर आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।